और हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या तनाज़े की समाअत के 31वें दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कल के अपने बयान पर वजाहत करते हुए कहा है कि वो राम चबूतरे को भगवान राम का जन्म स्थान नहीं मानता। वक्फ बोर्ड के सीनियर एडवोकेट ज़फरयाब जिलानी ने कहा कि फैज़ाबाद अदालत के 1885 के उस फैसले को महज चैलेंज नहीं किया गया जिसमें उसने कहा था कि हिंदू राम चबूतरे को राम के जन्म स्थान के तौर पर मानते हैं। ज़फरयाब जिलानी ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये मौक़िफ़ कभी नहीं रहा कि हम राम चबूतरे को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। नीज़ बोर्ड अभी तक ये नहीं मानता है कि राम चबूतरा ही वो जगह है जहां राम जी का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका मौक़िफ़ वही है जो कि सीनियर वकील राजीव धवन का है। और चलिए अब जरा बात कर लें एनआरसी की। असम में हुई एनआरसी की हत्मी फहरिस्त से 19 लाख से ज्यादा अफराद के नाम कट चुके हैं और ऐसे में मगरबी बंगाल में एनआरसी के खौफ और दहशत से अब तक 8 अफराद की मौत हो चुकी है। इसमें 2 अफराद ने खुदकुशी जैसा इंतहाई इकदाम उठाया। एनआरसी के खौफ का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि कोलकाता समेत मगरबी बंगाल के दीगर अजला में सरकारी दस्तावेजात और शिनाख्ती कार्ड के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अवाम को ये यकीन दिलाया है कि उन्हें एनआरसी से परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद लोगों में खौफ व दहशत का माहौल देखा जा रहा है। एनआरसी के मुद्दे पर सियासी पार्टियां अपनी अपनी राग अलाप रही हैं, लेकिन इस इशू ने आम लोगों को खौफजदा कर दिया है। बंगाल भर में एनआरसी को लेकर लोगों में खौफ देखा जा रहा है। खासकर कोलकाता जैसे शहर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। आप देख सकते हैं कारपोरेशन ऑफिस के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी है। कोई कागजात ठीक कराने आया है, कोई राशन कार्ड अपने ठीक कराने आए हैं, तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट ठीक कराने आए हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? किस लिए आए? राशन कार्ड ठीक कराने आए हैं। क्यों आए राशन कार्ड ठीक कराने? कहीं बंगाल से बाहर नहीं निकाल दे, कलकत्ता से बाहर निकाल देगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तब कहाँ जाएंगे हम। इसलिए हम राशन कार्ड बनाने आए हैं। नया राशन कार्ड बनाने के लिए पुराना राशन कार्ड का म्याद खत्म हो गया, तो नया जो डिजिटल कार्ड जो दे रहा है वही बनाने के लिए आए हैं। क्यों इतना भीड़ में क्यों? अभी जो एनआरसी का जो ये चल रहा है, इसलिए हम वो ठीक करने आए हैं। सब पेपर ठीक है, मगर राशन कार्ड का जो पेपर आप यहाँ किस लिए आई है? कार्ड के लिए आए, डिजिटल कार्ड के लिए। अपने घर में बाल बच्चे छोड़ के, संसार छोड़ के 11वें दिन से खड़े अभी जा रहे हैं। कितने तकलीफ हम लोग है, बोलिए। क्यों आई हैं? तो क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा, नहीं होगा, कुछ समय बोल सकते हैं। आप यहाँ किस लिए आई हैं? राशन कार्ड के लिए आए। इससे पहले कब आई थी? 3-4 बार जमा हो चुका है, एक बार भी कार्ड नहीं आया, फिर दिया रे जमा। अभी क्यों आई है? मतलब क्या ऐसा डर है जो अभी आप लोग? मोदी सरकार जो निकाला सबको देश से बाहर निकालेगा, इसीलिए बहुत परेशान है। परेशान नहीं है, कौन यहाँ पे खुश है? बिना खाए पिए, ब्रेकफास्ट नहीं, लंच नहीं, सब यहाँ पे खड़े हम लोग। परेशान कितना क्यों? डर क्या है? कुछ डर नहीं। डर किस चीज का? बस लिंक कर ले, डर क्या? इंडियन नेशनलिटी है, कोई डर वर नहीं, हम लोग को डरेंगे क्यों? लोग काफी परेशान है। आप देख सकते हैं किस तरह लोगों की भीड़ है। हर कोई अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा है। कारपोरेशन ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ है। आज सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई और यही वजह है कि कारपोरेशन अमले के लिए इस भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था। भीड़ को संभालने के लिए अलग से लोगों को जो है वो यहाँ तैनात किया गया है। लोग काफी परेशान है और चाहते हैं कि वो अपने कागजात ठीक करा ले। साथ ही साथ कोई यहाँ राशन कार्ड के लिए आया है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आया है। कारपोरेशन के अमला भी सुबह से ही कागजात ठीक कराने में लगे हैं और हर एक की बस यही कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अपने पेपर ठीक कराएं। और इस सब के बीच कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजमीन की हालत खराब है। उनके मुताबिक बर्थ सर्टिफिकेट, डिजिटल राशन कार्ड समेत दीगर दस्तावेजात के लिए लोगों की इतनी भीड़ जमा हो रही है कि काम का बोझ 4 गुना बढ़ गया है। परेशान है, कागजात ठीक कराने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं कारपोरेशन के अफसरान भी ऑफिसों में बैठे हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं सुबह से ही जो लोग जो है वो कागजात ठीक कराने के कामों में जुड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम फॉर्म रिसीव कर रहे हैं, फॉर्म जमा ले रहा है। क्या देख रहे हैं? इतनी भीड़ पहले कभी हुई थी? नहीं, जब डिपार्टमेंट में जब जमा होते थे, जो खाद्य भवन में जमा होते थे, ऐसा भीड़ नहीं था।
लेकिन बोडो में जब काम चला है भीड़, लेकिन इसलिए जो दिन सरकार ने घोषणा किया था वो दिन ज़्यादा नहीं है। 27 तारीख यहाँ लास्ट, 27 तारीख के बाद में पूजा छुट्टी पड़ जाएगा, इसलिए 27 तारीख के बाद में फिर पूजा का बाद आप जवाब लेंगे। लोगों में क्या डर है, खौफ है? लोगों में एक डर चल रहा है, जो एनआरसी वैसा वहाँ भी डर चल रहा है लोगों में, लेकिन ऐसा तो कोई बात नहीं है। सरकार ने जो ऐलान किया, जो जिसका कार्ड नहीं बनाया अब तक, वो फिर फॉर्म जमा करके कार्ड बना सकते हैं। इसकी वजह से आप लोग परेशान? अब तो हम तो परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे देखता है तो जितना भीड़ यहाँ चल रहा है तो परेशान तो हो रहा है हम लोग। 7 बजे 8 बजे यहाँ काम चल रहा है, सुबह 10 बजे से मिनिमम 7, 8, 9 बजे तक यहाँ काम चल रहा है। मगरबी बंगाल की वज़ीर ममता बनर्जी की जानिब से लोगों को यकीन दहानी कराई जा रही है कि रियासत में एनआरसी नहीं कराया जा रहा, और ऐसे में बीजेपी के मगरबी बंगाल उमूर के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दे डाला कि मगरबी बंगाल में एनआरसी कराया जाएगा और किसी हिंदू को मुल्क छोड़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तेलंगाना में एनआरसी नहीं कराया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि तेलंगाना के शहरी हिंदुस्तानी शहरी हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान है, सभी लोग परेशान हैं, और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ऐलान किया एनआरसी की हमारे तेलंगाना स्टेट में कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी ज़माने से आबाद है, और हमारे स्टेट में गैर मुल्की लोग कोई आबाद नहीं है, उसके लिए इस तेलंगाना में एनआरसी की ज़रूरत नहीं है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में झारखंड से हुजूमी तशद्दुद में कत्ल किए गए तबरेज़ अंसारी की बेवा और गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में काला बुखार से बच्चों की अमवात के बाद तनाज़े का शिकार रहे डॉक्टर कफील भी पहुंचे। तबरेज़ अंसारी की बेवा शाइस्ता ने झारखंड पुलिस के जरिए 13 में से सिर्फ 2 मुलजमीन पर कत्ल की दफ़ा लगाए जाने की मुखालफत की। वहीं डॉक्टर कफील ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद उनकी बहाली रोके जाने पर सवाल उठाया। डॉक्टर कफील ने इस मौके पर उनके भाई पर हुए कातिलाना हमले को लेकर भी इंसाफ का मुतालबा किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया गया। खास बात यह थी कि उसमें नारा दिया गया कि खौफ से आज़ादी मिलनी चाहिए देश को, और अहम बात यह है कि उसमें ना सिर्फ डॉक्टर कफील शामिल हुए बल्कि जो झारखंड का जो मामला था मॉब लिंचिंग को लेकर के, उसमें तबरेज़ अंसारी की वाइफ हैं वो भी उसमें शामिल हुई, और ये कहा गया कि खौफ से आज़ादी है देश के लिए ज़रूरी है। कितना इंसाफ अब तक आपको मिल पाया है और खौफ से आज़ादी कितनी ज़रूरी है? इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ के लिए खरसावां से दिल्ली तक पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा। और किस तरह से इंसाफ मिलने में देरी हो रही है अभी तक, और आप क्या चाहती हैं किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि दफ़ा 302 लगाने की बात थी वो सरकार ने लगा दी है। लगा तो दी है सरकार ने, पर 2 आरोपियों पर 302 लगा है। हम चाहते हैं कि सब आरोपियों पर 302 लगना चाहिए और उन लोग को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर कफील भी मौजूद हैं। झारखंड का, उत्तर प्रदेश का मामला आपको मालूम ही होगा जिस तरह से गोरखपुर में सामने आया था। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, खौफ से आज़ादी अब कितनी ज़रूरी हो गई है, कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है ये? देखिए, मैं अभी आ रहा था तो किसी ने एक शेर सुनाया कि जुल्म के दौर पे जुबा खोले कौन, हम भी चुप रहेंगे तो बोले कौन। 2 साल हो गए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है और ये ऑर्डर दिया हुआ है कि बहाली की जाए, पर आज तक बहाली नहीं हुई है। तबरेज़ की वाइफ है, उनको तो भीड़ ने मारा था। आपको शायद याद होगा जब मेरे भाई को गोली मारी गई थी, उसी गोरखनाथ मंदिर में के पास जहाँ पे योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे 500 मीटर की दूरी पर, उसके बाद उनकी पुलिस ने मेरे भाई को मारने की कोशिश की, जो सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। पुलिस ने जिस तरह से आपके भाई को मारने की कोशिश की, आप ये कह रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई हुई है? मॉब लिंचिंग था। आज 1.5 साल हो गया है, ना कोई गिरफ्तारी है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन है, ना कोई इंक्वायरी हो रही है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे।
हमें ये बताइए कि तबरेज़ के मामले में अब तक क्या कार्रवाई हो रही है और किस तरह की कमियां भी दिखाई दे रही हैं? तबरेज़ के मामले में आपको एक डिक्लेयर करना चाहूँ कि आपने जैसा बोला कि सरकार ने दफ़ा 302 लौटा दी है, ये देश के लोगों के साथ धोखा है। पुलिस ने धोखा किया कि आपको मैं क्लियर बता दूं कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, 25 से 30 लोग मार रहे थे, अब बुरी तरह मारे, पूरी रात मारे, और उसको 13 लोगों के ऊपर केस चार्ज हुआ, लेकिन 13 पे 302 लगाया गया, लेकिन उनको बचाने के लिए 302 विड्रॉ कर दिया गया। लेकिन चौतरफा जब विरोध हुआ सामाजिक संगठनों का, तो पुलिस ने ऐलान किया कि फिर से हमने 302 लगा दिया सब पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2 लोगों पे 302 लगी, सिर्फ 2 लोगों पे। जो 11 मेन लोग हैं, मुख्य लोग हैं, उनके ऊपर नहीं लगा है। मतलब उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है एजेंसी के तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से। तो इसीलिए झारखंड से इंसाफ नहीं मिलता देख करके इस बहन को लेकर के हम लोग दिल्ली आए हैं कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, देश की तकदीर यहीं बगल में फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट यही है, देश का फैसला वहीं से होता है। आप क्या चाहते हैं? क्या सबके ऊपर धारा लगे, और धारा ही न लगे क्योंकि कोई शक नहीं है कि उन लोगों ने मारा है, क्योंकि पुलिस और सभी ने, डॉक्टर ने ये फिक्स किया है कि वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, सभी लोगों ने मारा है और मारने की वजह से मौत हुई है। झारखंड विकास मोर्चे के सरबराह बाबूलाल मरांडी ने रियासत में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात के लिए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। आज रांची में मुनक़दा पार्टी की सियासी तकरीब में उन्होंने आइंदा असेंबली इंतखाबात में JVM की हुकूमत बनाने में मदद करने की अपील की। तकरीब में बड़ी तादाद में शिरकत करने के लिए आए लोगों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। इस तकरीब में मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में मुसलमानों ने भी शिरकत की। आज जो हमारे पास आए हैं, ये गंगा जमुना तहजीब को प्यार करने वाले लोग हैं। ये लोग हिंदू और मुसलमान बनकर नहीं, बल्कि झारखंड वासी बनकर आए। इस सरजमीन झारखंड से प्यार करने वाले लोगों का जमावड़ा रहा, और हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो जनादेश समागम कार्यक्रम था, ये आज से रघुवर दास की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं कह सकता हूं कि मजहब के नाम पर है, लेकिन मुसलमान आज भी जो इस राज्य में है, वो अगर किसी उम्मीद की निगाह से किसी को देख रहा है तो बाबूलाल मरांडी को देख रहा है, JVM पार्टी को देख रहा है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में कई मुस्लिम दानिश्वरों ने कश्मीर मामले पर मीडिया से बात की। मुस्लिम दानिश्वरों ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत जल्द ही कश्मीर में तमाम तरह की सहूलतें फराहम करेगी। उन्होंने कश्मीर के मौजूदा हालात पर तशवीश जाहिर की और कहा कि कश्मीरियों को अपनी आवाज़ उठाने का हक हासिल है। मुस्लिम दानिश्वरों ने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा था और रहेगा। 170 के हटने से मुताल्लिक़ मुल्क में सब तरह की आवाज़ें हैं, लेकिन जो बड़ी आवाज़ आई वो पार्लियामेंट से आई। पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत की, हमारी सिविल सोसाइटी में भी कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, कश्मीर के लोग भी जो हैं वो मुख्तलिफ इस बारे में राय रखते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस मुल्क का हुस्न ये है कि अगर आप किसी चीज़ से इख्तिलाफ रखते हैं, पहली बात आपको इख्तिलाफ रखने का आइन हक देता है। तो कश्मीर के लोगों का इसको लेकर जो भी उनका इस हवाले से रवैया है, वो इसको नापसंद कर रहे हैं, वो इसको नकार रहे हैं या इसकी हिमायत कर रहे हैं, उनका हक़ है ये, एक हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा उनसे, अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों से मैं ये कहूँगा कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके, और मैं अपनी हुकूमत से ये तवक्को करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आपस में मिलना जुलना, बातचीत, गुफ्तो शुनीद, ये सिलसिला शुरू होना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, मेरे इस गुलशन में कोई भी फूल मुरझाया हुआ रहना नहीं चाहिए। जहाँ तक हम लोग समझते हैं, कश्मीर के एक मखसूस खित्ते में कुछ आवाज़ें उठती हैं, जो आवाज़ें हमारे मुल्क की सालमियत पे सवालिया निशान लगाती हैं। कोई भी हिंदुस्तानी शहरी सालमियत पे कोई सवालिया निशान लगाए, इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। बड़ी साफ़ सुथरी बात है। लेकिन आज नफ़रतें कुछ हलकों की जानिब से बढ़ाई गई हैं, और ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम नफ़रतें, इसका बाज़ार कुछ लोगों ने गर्म कर रखा है। जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो कुछ तारीख़ी इक़दाम उठाने पड़ते हैं, कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि वो तमाम साजिशें जो आपको अलग थलग करती हों, उनका कलक़मा हो जाए और वो दफन हो जाए। मैं इस पस मंज़र में कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं। आज उनके दिमागों में जो सवाल उठे हैं, उन सवालों के जवाब उन्हें लेने चाहिए,
वो सवालों के जवाब उनको मिलेंगे, लेकिन हल यही है कि हर कश्मीर के घर से तिरंगा उठे। कश्मीरियों में के अंदर जो है को लेकर हिंदुस्तान में कोई बदइतमादी पैदा हुई है। अगर ऐसा कोई हल्का मौजूद है तो मैं ये सिर्फ यही कहूँगा कि उस हल्के को अपने मौक़िफ़ पे नज़रसानी करनी चाहिए। ये वक्त सवाल उठाने का कश्मीरियों पे नहीं है, ये वक्त कश्मीरियों पे के दिलों पर, उनके दिमागों पर मरहम लगाने का है। उनको ये, हर कश्मीरी को, हर हिंदुस्तानी को ये महसूस करा देना चाहिए कि तुम मेरे जिस्म का हिस्सा हो, तुम्हारे बग़ैर ये जिस्म नामुकम्मल है, तुम्हारे बग़ैर हिंदुस्तान की रूह नामुकम्मल है। कि ये 4 दिन का कर्फ्यू इंसान को परेशान कर देता है, यहाँ तो 50 दिन का है। हर शख्स जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बात कर रहा है वो मेरे ख्याल में जायज़ है, और उसके लिए सरकार डेफिनेटली कुछ कर रही है वहाँ पर, और रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे हालात सुधरते जा रहे हैं, ठीक होते जा रहे हैं, और वो उसको ईज़ करते जा रहे हैं। उन्होंने कम्युनिकेशन भी खोल दिया है, और हम लोग टेलीविज़न पे भी देखते हैं कि ट्रैफिक भी दिखाई दे रहा है, लोग चलते फिर रहे हैं, काम हो रहा है वहाँ पर। अब जैसे आपने कहा, इसके लिए तेज़ी लाना ज़रूरी है, और वो ख्वाजा साहब ने भी कहा, और मेरी भी राय यही है। और जो हम लोगों ने ये आपको अपील दी है, उसमें सब कुछ हमारे ख्यालात, पूरे ग्रुप के ख्यालात उसमें मतलब लिखाए गए हैं। अकोला के रहने वाले शायर डॉक्टर तारिक और उनके कज़न रमीज़ रज़ा ने अपने फ़न के ज़रिए ख़वातीन में सेहत के मुतालिक बेदारी लाने की पहल की है, और इसको देखते हुए उन्हें रियासती वज़ीर रंजीत पाटिल ने एजाज़ से भी नवाजा है। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। माहवारी के दौरान हिफ्ज़ान सेहत की बेदारी में अहम रोल अदा करने के लिए अकोला के 2 मुस्लिम नौजवान भाइयों को रियासती वज़ीर रंजीत पाटिल के हाथों खुसूसी एजाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर और शायर तारिक फैज ने माहवारी के मुतालिक बेदारी के लिए रिकॉर्ड की गई डॉक्यूमेंट्री के लिए अशार और स्क्रिप्ट तैयार की, जिसकी बदौलत इस डॉक्यूमेंट्री की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ है। इस पे लिखना वाकई बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि उसने दिल में एक ऐसा मजमून डाला, और पहले 2 मिसरे मुझसे ऐसे लिखे गए कि फिर वो सबको पसंद आया, और मैंने फिर पूरा गीत भी लिखा। मेंस्ट्रुएशन का पूरा ताल्लुक़ प्रेगनेंसी से है, तो और मैं एक MBBS ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने अपने कुछ एजुकेशन का भी इस्तेमाल किया। खून जिस्म में बहे तो जान चले, खून जिस्म से निकले तो जहाँ चले। जिस्म में बहे तो बस जान चले, खून जिस्म से निकले तो ये जहान चले। ख़वातीन की सेहत के लिए तारिक फैज के इन अनमोल लफ्जों को देखकर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। तारिक के इन लफ्जों को उनके कज़न रिम्स रज़ा ने म्यूजिक और कंपोजिशन दी। रिम्स रज़ा पेशे से म्यूजिशियन हैं, लेकिन वो भी समाजी इस्लाह और बेदारी के लिए अपने फ़न का इस्तेमाल करते हैं। इसका काम का उद्देश्य तो ये था कि जो मैसेज है जो दुनिया तक जाना चाहिए, जो चीज़ों को लेकर गलतफहमियां हैं समाज में, हमारे सोसाइटी में, तो हम हमारे आर्ट के थ्रू वो चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश किए। हम लोगों को, कुछ लोगों ने जिम्मेदार समझा इस चीज़ के लिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, हमारे महाराष्ट्र के CM श्री देवेंद्र फडणवीस सर, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अकोला ज़िला परिषद और हमारे शहर के CEO श्री आयुष प्रसाद सर, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आहना इनोवेशंस एंड सोशल वेंचर्स नामी समाजी तंजीम ख़वातीन की हिफ्ज़ान सेहत के लिए काम करती रही है। इसी NGO की गुजारिश पर तारिक और रमीज़ ने मुख्तलिफ फनकारों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया, जो कि यकीनन दूसरे फनकारों के लिए तरगीब का बाइस बन रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट।